स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण में क्रिया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि क्रिया से आप सभी अवगत हैं कि बिना क्रिया के हमारा कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। हमारा हर काम क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हम ये सारी क्रियाओं का प्रयोग हर वाक्य में, हर कथन में प्रयोग कहीं ना कहीं करते ही हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आदर्श वचन करते हैं, इसके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए। पूर्व में लाल लाल सूर्य उग, उसकी किरणें तट पर अपनी शोभा बिखेर, ऐसा लगा मानो सूरज ने गंगा को अपने किरणों से अनेक रंगों में रंग। अनेक लोग घाट पर, तट पर बहुत भीड़, हवा बहुत धीमी गति से बह। गंगा तट पर घूमने से मुझे जो आनंद, उसका वर्णन करना असंभव। यहाँ से तो लौटने की इच्छा ही नहीं। इसे पढ़कर लगता है कि प्रत्येक वाक्य अधूरा है, क्योंकि हम क्रिया का प्रयोग अक्सर वाक्य के अंत में करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी वाक्य का में पूर्णता नहीं नज़र आ रही है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के रहने पर भी यदि वाक्य में क्रिया ना हो तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अब इसी अंश को क्रियापदों के साथ पढ़िए कि पूर्व में लाल लाल सूर्य उग आया था, उसकी किरणें तट पर अपनी शोभा बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने गंगा को अपनी किरणों से अनेक रंगों में रंग दिया हो। अनेक लोग घाट पर नहा रहे थे, तट पर बहुत भीड़ थी, हवा बहुत धीमी गति से बह रही थी। गंगा तट पर घूमने से मुझे जो आनंद आया, उसका वर्णन करना असंभव है। यहाँ से तो लौटने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में देखा कि यहाँ पर जो गुलाबी रंगों से शब्द लिखे गए हैं वे ही क्रिया शब्द हैं, और इन क्रिया शब्द के बगैर हमारे वाक्य अधूरे थे, जो अब हमें पूरे नज़र आ रहे हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बोध यानी ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कुछ क्रिया स्वयं होती है। देखते हैं दोनों में अंतर। कुछ क्रिया की जाती है, जैसे असलम काम कर रहा है, आज हम टेनिस खेलेंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और कुछ क्रिया स्वयं होती है, अपने आप, जिन्हें किया नहीं जाता। पानी बरस रहा है, दिन निकल आया है, हवा चल रही है, सूर्योदय हो गया है। इन वाक्यों की क्रियाएं स्वयं हो रही हैं, इसे क्रिया का होना कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है। कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है। जैसे लिंग के आधार पर क्रिया बतलाती है कि पुल्लिंग में हमने जैसे यहाँ उदाहरण लिया, लड़का पढ़ता है, तो लड़का पुल्लिंग शब्द है, तो पढ़ता शब्द आ रहा है क्रिया में। लड़की पढ़ती है तो लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया पढ़ती है करके हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिंग के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन करते हैं। फिर हम वचन के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन करते हैं। जैसे एक वचन में लड़का दौड़ रहा है, यानी एक ही लड़का है, दौड़ रहा है। लेकिन जब हम बहुवचन में कहेंगे लड़के दौड़ रहे हैं, यानी वो एक से अधिक लड़के हैं, तो दौड़ रहे हैं हो जाएगा। अब हम देखते हैं काल के आधार पर। काल यानी समय। लड़के पढ़ रहे थे, हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, यानी लड़के पढ़ रहे थे। वर्तमान काल में लड़के पढ़ते हैं, और भविष्य काल में हो जाएगा लड़के पढ़ेंगे। तो इस तरह से लिंग, वचन
और काल के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन होता है। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने नहीं होता है तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे हलवाई जलेबी बनाता है, यहाँ पर ऐसा प्रदर्शित नहीं हो रहा कि हलवाई ने जलेबी बनाई, यहाँ सिर्फ ने शब्द नहीं आ रहा है और उदाहरण दिया है हलवाई जलेबी बनाता है, यानी हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जा रही है। तो जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कर्ता क्रिया पुल्लिंग एकवचन। श्रुति पुस्तक पढ़ती है, श्रुति यानी कर्ता, पुस्तक जो है पढ़ती है वो स्त्रीलिंग और एकवचन, क्योंकि श्रुति एक ही के बारे में बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग एकवचन। तो यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से यदि कारक चिन्ह नहीं लगे रहते हैं तो भी हमारे वाक्य इस तरह से पूर्ण होते हैं। लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं, इसमें कर्ता क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म यानी उनका काम हमें नज़र आता है वाक्य में। जैसे रोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी रोहन हुआ कर्ता और उसने पुस्तक पढ़ने का कर्म किया। छात्रों ने पुस्तकें खरीदी, यानी कर्म नज़र आ रहा है, काम, क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन, क्योंकि छात्रों ने बोला जा रहा है, यानी बहुत सारे छात्रों ने पुस्तकें खरीदी। नानी जी ने केला खाया, कर्म है यहाँ पर, क्रिया पुल्लिंग में क्योंकि फल खाया और एक वचन। दीदी ने बाजार से केले खरीदे, कर्म क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कर्ता तो सभी में आ रहे हैं और लिंग के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदल जा रही है और वचन के अनुसार भी क्रिया बदल जाती है। अब हम पढ़ेंगे धातु कि धातु क्या है, यानी मूल रूप को हम क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन होता है लिंग वचन क्रिया के अनुसार और अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रिया के बारे में जो कि विकारी है, कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया विकारी शब्द है। अतः लिंग वचन काल आदि के अनुरूप इसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया के अन्य रूप बनते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्या तुम आज मेरे साथ खेल सकते हो? तुम अपनी टीम के साथ खेल रहे हो या नहीं? यानी हम यहाँ पर क्रिया का जो मूल स्वरूप है वही प्रयोग में ला रहे हैं, यानी खेल शब्द। इन सभी वाक्यों में खेल क्रियापद क्रिया का मूल रूप या धातु है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है खेल शब्द में। क्रिया के मूल धातु का प्रयोग केवल सर्वनाम तू के साथ किया जाता है, जैसे तू पढ़, तू लिख, तू खेल। इस मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया के अनेक रूप बन जाते हैं, जैसे खेल से खेलना। यहाँ पर खेल मूल शब्द दिया है धातु और उससे कितने शब्द यहाँ पर बने गए हैं ये हम देख सकते हैं, जिनमें प्रत्यय लगा दिया है। खेलना, खेला, खेलता, खेलेगा, खेलो, खेलिए, खेलूँगा। और फिर हम इनसे अपनी वाक्य रचना कर सकते हैं, जैसे मुझे टेनिस खेलना आता है, हमने कबड्डी का मैच जीता या खेला, वह रोज़ शाम को फुटबॉल खेलता है। इस तरह से हम अपने शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे धातु के भेद, यानी कि किस तरह से धातुओं के भेद हैं। धातु के निम्नलिखित भेद है। धातु यानी हम क्रिया के मूल रूप को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला है सामान्य धातु। क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ देने से जो रूप बनता है उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। जैसे चल, ये क्रिया का मूल रूप है और इसमें हमने ना जोड़ दिया तो शब्द बन गया चलना। कह शब्द मूल रूप है पर उसमें ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा कहना।
सुन से सुनना, लिख से लिखना, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अब हम देखेंगे व्युत्पन्न धातु। दूसरे नंबर पर सामान्य धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उससे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे मूल धातु, जैसे क्रिया शब्द मूल धातु जो हो गया रो, और सामान्य धातु हो जाती है रोना, और उस दोनों से मिलकर जो बनेगा व्युत्पन्न धातु वो होगा रुलाना, रुलवाना। अब मूल धातु जैसे हमने शब्द लिया ऊग, सामान्य धातु से बनेगा उगना, क्योंकि सामान्य धातु में सिर्फ ना का ही प्रयोग किया जाता है। उगाना, उगवाना, बाट, बटना, बांटना, बंटवाना, कह से कहना, और हम व्युत्पन्न में कहलाना या कहलवाना कहेंगे। मिश्र धातु वह धातुएं जो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद आना, करना, लगना, होना, लेना, जाना आदि लगाकर बनाई जाती हैं, ये मिश्र धातु कहलाती हैं। जैसे संज्ञा में हमने देखा उदाहरण में जन्म, धन, यानी इसमें जोड़ेंगे लेना, शब्द बनेगा जन्म लेना। काम, धन, करना, यानी काम करना। ऐसी विशेषण में ऊंचा है और उसमें होना शब्द जोड़ दिया, ऊंचा होना। बुरा में हमने लगना जोड़ दिया, बुरा लगना। इस तरह से ये मिश्र धातु हमारे क्रिया वर्ड बनते जाएंगे। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण। ऊपर धन जाना, ऊपर जाना। पास धन आना, पास आना। इस तरह से ये हमारे क्रिया विशेषण के भी क्रिया शब्द बनते हैं। अब हम देखेंगे नाम धातु। कुछ धातु रूप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, इन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे रंग से रंगना, लाज से लजाना, फिल्म से फिल्माना, ये संज्ञा शब्द है। हम सर्वनाम में देखेंगे तो अपना से अपनाना, और विशेषण में जैसे 60 तो सठियाना, 60 यानी हम अंकों की बात कर रहे हैं 60, और गरम से गरमाना, चमक से चमकाना। इस तरह से हम फिर क्रिया शब्द बनाते हैं जिसे हम नाम धातु रूप दिया गया है। तो बच्चों हमने अभी यहाँ पर क्रिया की परिभाषा देखी, और फिर हमने क्रिया के मूल रूप यानी धातु के भेद के बारे में जाना कि सामान्य, फिर व्युत्पन्न और मिश्र, और फिर उसके बाद चौथा हमने देखा नाम धातु। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे क्रिया के भेद, जो कि 2 आधार पर किए जाते हैं। ये मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू बच्चों।